પ્રગતિશીલ લેખક સંઘનું ગુજરાત રાજ્યનું 18મું રાજ્ય અધિવેશન શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છો। હું સૌથી પહેલાં જે અમારા પ્રમુખ મંડળના સાથીઓ છે એટલે હું સ્વરૂપબેનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ડાયસ ઉપર સ્થાન લે। એ જ રીતે આજના જે સંમેલનના ઉદ્ઘાટક છે આદરણીય સ્વાતિબેન જોશીને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ ડાયસ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે। પ્રગતિશીલ લેખક સંઘના राष्ट्रीय सचिव आदरणीय साथी विनीत तिवारी जी से मैं गुजारिश करूँगा प्रमुख मंडलना महान भाव अपना सम्मेलन उद्घाटक आदरणीय स्वातिबेन जोशी प्रगतिशील लेखक संघना राष्ट्रीय मंत्री અને જે આજના સંમેલનમાં કી લેક્ચર એટલે કલમ પર કસ્તી જંજીર है ये विषय ऊपर व्याख्यान एवं साथी विनीत तिवारी जी અને આપ તો મિત્રો મારી માતૃભાષા હિન્દુસ્તાની છે અને કામની ભાષા ગુજરાતી છે એટલે બેમાંથી એકે સારી રહી નથી એટલે ક્યારેક ક્યારેક એ હિન્દુસ્તાનીને સાથે ગુજરાતી આવી જાય અને ગુજરાતીની સાથે હિન્દુસ્તાની આવી જાય। पर હું શરૂઆત हिंदुस्तानी से करी कि 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना सम्मेलन हुआ जिसका उद्घाटन प्रमुख स्थान मुंशी प्रेमचंद ने किया। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि मुंशी जी जब प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन की सदारत करने के लिए लखनऊ आए तब तक उनका पूरा का पूरा साहित्य वो लिख चुके थे और प्रकाशित भी हो चुका था। इसलिए प्रेमचंद प्रगतिशील सम्मेलन में आकर के प्रगतिशील बन गए ऐसा नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी लिखा था वो पहले लिख चुके थे। सम्मेलन के बाद उन्होंने सिर्फ एक उपन्यास लिखने का प्रयास किया, वो महाजनी सभ्यता, जो कि वो अधूरी रह गई, वो पूरी नहीं हो गई और वो जुलाई में शायद उनका कुछ वो है। तो इस तरीके हम देखते हैं। अब जो उद्घाटन जब हुआ तो मैं और इतिहास में न जाते हुए गुजरात से जो 3 साथी यहाँ गए हुए थे, क्योंकि यहाँ ध्यान देने की बात है कि वो 1936 का वो दायका था जब स्वतंत्रता आंदोलन बड़े जोरों पर चल रहा था। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में मिल रहा था। उसी समय वहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का भी सम्मेलन था और उसी समय ये प्रगतिशील लेखक संघ का भी सम्मेलन था। तो ऐसा था कि बहुत सारे लोग इस सम्मेलन से उस सम्मेलन, उस सम्मेलन से उस सम्मेलन में आना जाना था। तो सज्जाद जैन का पहला प्रयास था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका उद्घाटन करें, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ और मैंने किसान सभा में जाने से भी ना कह दिया है, इसलिए आप प्रेमचंद जी को ले आइए और वो करेंगे। प्रेमचंद ने जो भाषण किया वो साहित्य के उद्देश्य के नाम से सरस्वती प्रेस ने प्रकाशित किया है और वैसे भी वो पढ़ने जैसी चीज़ है। उन्होंने जो बात कही उनके भाषण का आज भी उतना ही महत्व है जितना कि 1936 में था। उन्होंने कहा था कि हमको साहित्य के जो मापदंड हैं उनको बदलना होगा और उनकी इस बात से प्रभावित होकर के तमाम भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने उसको अपनी साहित्य रचना का मौजू बनाया, विषय बनाया। और गुजरात से जो 3 लोग गए हुए थे उसमें इंदुलाल याग्निक, जसू मेहता और भोगीलाल गांधी, वो 3 लोग गए हुए। फिर यहाँ पर वो लोग लौट करके आए और जुलाई में एक यहाँ सम्मेलन हुआ अहमदाबाद में, तो उसमें पूरे गुजरात से लोग इकट्ठे हुए और जिसको आज हम प्रगतिशील लेखक संघ कहते हैं, उस समय गुजरात में प्रगतिशील लेखक मंडल की स्थापना की गई और उसमें बहुत सारे साहित्यकार शुरुआत से सज्जाद जहीर ने भी स्पष्टता किया था
और आज भी है वो कि ये संगठन कोई मार्क्सवादियों का एक संगठन नहीं है, लेकिन उसमें ये भी उतना ही सच है कि मार्क्सवादी भी उसमें काम करते हैं। तो ये स्थापना हुई। इसके पहले जहाँ तक कि गुजरात का सवाल है, क्योंकि हम गुजरात का सम्मेलन कर रहे हैं, तो गुजरात का जो सवाल है, तो गुजरात में जो प्रगतिशील धारा संभवतः सामान्य तौर से बोलचाल में हम कहते हैं कि गुजरात की जो मुख्य धारा है वो तो भद्रम भद्र की धारा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि गुजरात की जो मुख्य धारा है वो भद्रम भद्र की मुख्य धारा नहीं है, लेकिन ये जो प्रगतिशील धारा जो साहित्य में है गुजरात में, उसका जो पैरल है, उसका जो समांतर है, वो इतना बढ़ गया है कि वो मुख्य धारा का स्वरूप माना जाने लगा। हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पर कि 1932 में जब लेखक संघ की स्थापना भी नहीं हुई थी, उस समय सुंदरम ने कोया भगत की कड़वी बाड़ी और गरीबों के गीत लिखे। ये अलग बात है कि वो फिर बाद में अरविंद आश्रम में चले गए, लेकिन जब लगभग 1965 के आसपास उसका दूसरा संस्करण जब बनने जा रहा था, तो लोगों ने उनसे कहा कि आप जो है ये जो गीत है ये आप प्रस्तुत हो गए हैं, इनको आप एडिट कर दीजिए। तो सुंदरम ने जवाब दिया था कि मैं भले ही अरविंद आश्रम में चला गया हूँ, लेकिन मैंने जिस मुद्दों पर जिस व्यवस्था पर ये गीत लिखे थे, उस व्यवस्था में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए गीतों की जो ज़रूरत है वो आज भी उतनी है जितनी जिस समय मैंने लिखा था उस समय थी। और उन्होंने उस गीतों को भी कोया भगत की कड़वी बाड़ी में वो शामिल रखा। दूसरा और भी मैं बात कहना चाहता हूँ कि गुजरात में 1974 में, बीच में छोड़ दे रहा हूँ, अध्यापकों की एक बड़ी विशाल रैली निकली। उसमें वो यूनिवर्सिटी गए और उस समय उमा शंकर भाई जोशी वो गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, जहाँ तक जो मुझे याद है बराबर। तो ये हसमुख पटेल जो हमारे साथीदार भी थे, तो वो जो नारा लगा रहे थे, स्लोगन कर रहे थे कि भूखा जड़ानी जटनाम के हिसाब से। तो बाद में जब उमा शंकर भाई को लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साहित्य में तुमको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्हें कहा कि मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि लोग मेरे सामने आंदोलन करने आ रहे थे, लेकिन मेरी ही कविता का जो है वो मेरे सामने वो कर रहे थे, तो उस कविता की कितनी जीवंतता है वो उससे मैं बहुत खुश हुआ। तो गुजरात में इस तरीके जो है प्रगतिशील लेखक संघ का, ये बात ऐसी भी हुई कि कुछ समय के बाद, जैसा कि राष्ट्रीय पैमाने पर हुआ, खास तौर से आज़ादी मिलने के बाद, कि जो लोग प्रगतिशील लेखक संघ में काम करते थे, तो उनको ऐसा लगा कि अब आज़ादी मिल गई, इसलिए प्रगतिशीलता का कोई बहुत महत्व रह नहीं गया। तो बहुत सारे लोग प्रगतिशील संघ से अलग होकर के और सरकार के इर्द गिर्द में वो इकट्ठा होने लगे। लेकिन जहाँ तक गुजरात की सवाल है, गुजरात में दो सवाल है। गुजरात में एक बड़ा सवाल था कि जो प्रगतिशील लेखक संघ में, लेखक मंडल में जो समाजवादी और साम्यवादी मिल करके काम करते थे, और उससे नीरू देसाई वगैरह और भी बड़े जयंती दलाल और कितने भी मूर्धन्य साहित्यकार वो जो काम करते थे, तो वो जब समाजवादियों का और साम्यवादियों का कुछ मतभेद हुआ, तो यहाँ यह हुआ कि सारे के सारे लोग जो समाजवादी थे वो एक प्रगतिशील लेखक मंडल से वो निकल गए। लेकिन काम चलता रहा। फिर एक दौर आया, वैसे साहित्य सम्मेलन है, राजकारण की बात न हो, लेकिन सभी कारण राजकारण से ही शुरू होते हैं, इसलिए राजकारण तो आ ही जाता है। तो माधव सिंह भाई आए और उन्होंने एक नया वो किया, वो लेखकों को प्रगतिशीलता से हटाने के लिए जो गुजरात साहित्य अकादमी का उन्होंने सर्जन किया कि जो भी लेखक अपनी किताबें छपवा नहीं सकता, प्रकाशित नहीं कर सकता, तो सरकार उनको प्रकाशित कराएगी। तो उससे एक बड़ा एक जो जत्था था वो हमारे साथ से वो चला था। फिर भी गुजरात में प्रगतिशील लेखन आंदोलन चलता रहा।
प्रगतिशील लेखक संघ की प्रवृत्तियां मंद पड़ गई, लेकिन प्रगतिशील लेखन आंदोलन चलता रहा। इसी बीच में रह गया वो ये कि गुजरात ने प्रगतिशील लेखक संघ के लिए जो काम किया, 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो रहा था। उसी समय अहमदाबाद में प्रगतिशील लेखक संघ का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय कक्षा के तमाम लेखक, यानी उस समय के जनरल सेक्रेटरी कृष्णचंद्र भी आए हुए थे, और यहाँ पर एक पूरा जो सम्मेलन हुआ 3 दिन का सम्मेलन था। दूसरा सम्मेलन 1965 में हुआ, वो मिर्जापुर में सुल्तान अहमद यतीम खाना वो कंपाउंड में हुआ, जिसका उद्घाटन उमा शंकर जोशी ने किया, और उसमें सुंदरम भी उपस्थित थे और तमाम राष्ट्रीय कक्षा के लोग आए हुए। तो गुजरात में इस तरीके का काम होता रहा, लेकिन जो सिस्टमेटिक काम था वो बंद हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है एक प्रगतिशील लेखन आंदोलन तो चलता रहा। दूसरी बात ये हिंदी और उर्दू में हुआ, उर्दू का भी था, जैसे गुजराती में हुआ तो उर्दू में भी कुरैश जमात में एक मीटिंग हुई और उसमें 10-12 लोग मिले और वारिस अल्वी को मंत्री बनाया, और वहाँ पर उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ का काम जो है शुरू हुआ। हिंदी का काम गुजरात प्रगतिशील लेखक मंडल में या संघ में बहुत देर से हुआ। यहाँ आदरणीय रामधरस मिश्र गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, नौकरी करने के लिए आए। वो नौकरी में तो टिक नहीं सके, लेकिन उनके आने के बाद में काफ़ी लोग हिंदी में, जिसमें मैं नाम लूँगा डॉक्टर महावीर सिंह चौहान का, और फिर बाद में शिव कुमार मिश्र भी सागर से जो है वल्लभ विद्यानगर आ गए। इसलिए ये लोगों के छत्र छाया में हिंदी का भी काम शुरू हुआ, और फिर हिंदी की एक नई फसल जिसको हम कहें, उसमें सुल्तान अहमद, फूलचंद गुप्ता, आलोक गुप्ता, ये बहुत सारे और लोग जो नाम हैं दिए जा सकते हैं, लेकिन कोई छूट नहीं जावे इसलिए मैं ज़्यादा नाम नहीं ले रहा। तो इन लोगों ने वो काम शुरू किया जो आज भी चालू है। तो आज हम जो यहाँ गुजरात जो प्रगतिशील लेखक संघ का गुजरात की जो राज्य समिति है, वो हिंदी, गुजराती और उर्दू तीनों विषय लेकर के हम यहाँ काम करते हैं। और आज भी जो सम्मेलन का जो विषय वस्तु है, जो बहुभाषी परिसंवाद है, उसमें खास तौर से गुजराती में चुन्नीलाल मणिया का त्रिअंकी नाटक रमलो रोबिन नाम जरा सुधार है। तो मुझे लगता है, मैं उसको पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन नाम से ऐसा लगता है कि उसका जो पात्र है वो कदाच सौराष्ट्र की जो पुराना राज्य था उससे है, तो आज के प्रधान सेवक से भी कदाच मिलता जुलता होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उसकी बात होगी। उर्दू के बारे में तो अभी वाली खान साहब शायद अभी आए नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊँ। रहमत अमरोही के बारे में बात होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि जो 10-12 लोग उर्दू के इकट्ठे हुए थे, उसमें से रहमत अमरोही भी थे, और उनको भी हम याद करते हैं। हम हर सम्मेलन में किसी न किसी एक उर्दू के शायर को याद करते हैं, तो उस दौर में रहमत अमरोही थे। तीसरा जो महत्व का जो हिंदी का सेक्शन है, तो वो है गीतकार शैलेंद्र पर। शैलेंद्र को ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वो फिल्मी गीतकार है, लेकिन जो लोग लड़ते हैं, वो लड़ाई में जब आंदोलन होता है, जुलूस निकलता है, संघर्ष होता है, तो उसमें कहा जाता है कि हर जोर जुलूम की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। तो ये गीत के रचयिता शैलेंद्र, उनका एक जन्म शताब्दी का वर्ष है। कठिनाई तो जो प्रगतिशील होगा उसको होगी, उसके बारे में तो जितना भी कहा जाए उतना कम होगा। तो उसमें हमने निर्णय किया कि कुछ साथी जो हैं वो उनके गीतों का पठन करेंगे, और उसके पठन के साथ साथ में विवेचन भी करेंगे। तो इस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम है,
जहाँ तक प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर मैं स्वागत में ही सब कुछ कह दूँगा और आप लोग थक जाएंगे, तो फिर वो जो हमारा मकसद है स्वाति बहन को सुनने का, विनीत जी को सुनने का, वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए एक बार मैं फिर से आप सबનું સ્વાગત કરું છું અને એક સાથે એક बात સાથે મારું સ્વાગત પ્રવચન પૂરું કરીને मूल कार्यक्रम में गीत थे, लेकिन वो महेंद्र भाई के ना आने से मैंने थोड़ा वो किया था, तो हमारे बीच में वजीफा भाई आ गए, तो वो शैलेंद्र के एक दो गीत जो है वो यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन, इसको मैं रख देता हूँ गुजर गए 1000 दिन, 4 दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे दी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से चूम चूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से चूम चूम कर। दुआ मेरा शिकार कर, दुआ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, साथ में तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी, चली गई वो हार कर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई उमंग, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, साथ में तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। दुआ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, साथ में तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। तू जिंदा है। तू जिंदा है। तू जिंदाबाद। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। आ गए यहाँ
ये तो पता चल गया कैसे ये गाना है, तो साथ में गाएंगे जब हम गीत गा रहे हैं। आज हम नागनी को ढूंढते हुए साथ में आप ले लेंगे एक बार। गीत गा रहे हैं आज हम नागनी को ढूंढते हुए, आ गए यहाँ जवा कदम मंजिलों को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम नागनी को ढूंढते हुए। रोग की तरह दहेज है आज देश के समाज में, है तबाह आज मानवी लूट पर टिके समाज में। हम समाज भी बनाएंगे मानवी को ढूंढते हुए। बहुत जरूरत है, हम समाज भी बनाएंगे मानवी को ढूंढते हुए। साथ में आ गए यहाँ जवा कदम मंजिलों को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। फिर न रो सके कोई बहन जोर जुल्म का न हो निशान। मुस्कुरा उठे धरा गगन हम रचेंगे ऐसी दास्तां। यूं सजाएंगे वतन को हम हर खुशी को ढूंढते हुए। यूं सजाएंगे वतन को हम हर खुशी को ढूंढते हुए। साथ में आ गए यहाँ जवा कदम मंजिलों को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। ताजगी को ढूंढते हुए मानवी को ढूंढते हुए। हर खुशी को ढूंढते हुए रागनी को ढूंढते हुए। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उद्घाटन के लिए मैं स्वाति बहन का आह्वान करूं तो स्वाति बहन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक अंग्रेजी की प्रोफेसर रही और वो अंग्रेजी के प्रोफेसर होने के बावजूद भी उन्होंने गुजराती साहित्य को बहुत बारीकी से पढ़ा और ख़ास तौर से गुजराती साहित्य का जो पंडित युग है, पंडित युग के जो साहित्यकार गोवर्धन राम त्रिपाठी, दलपत राम और नर्मद और भी दूसरे जो हैं, उनको एक नई दृष्टि से उनको पढ़ा और उनके बारे में नया मूल्यांकन, नई दृष्टि और विशेषता नारीवादी दृष्टिकोण से जो वो अपना आलेख किया और वो बहुत ही प्रसिद्ध सामायिकों में वो छपे। इसी तरीके दिल्ली में रहते हुए उन्होंने जो अंग्रेजी में जो लेख लिखे वो भी भारत के और भारत के बाहर के जो प्रतिष्ठित जनरल है उसमें प्रकाशित हुए। और स्वाति बहन मात्र कलमगस्तु साहित्यकार ही नहीं है, लेकिन वो कर्मशील भी है, कर्मशील जिसको कहते हैं। 2002 में जब गुजरात में राज्य प्रेरित नरसंहार हुआ, स्वाति बहन विद्यार्थियों की टीम लेकर के गुजरात आई, अहमदाबाद आई
और वहाँ पर उन्होंने राहत कार्य भी किया और एक डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जो प्रतिष्ठित जनरल में प्रकाशित हुआ। वो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट से संबंधित हैं और आज सांप्रत समय में उमाशंकर जोशी अध्ययन केंद्र की वो मानद नियामक है। मैं स्वाति बहन जोशी से गुजारिश करूँगा, वो विनती करें स्वाति बहन उनके सम्मेलन विधिवत उद्घाटन है। मैं अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले दो चीज़ों का जिक्र कर आपने वो जिक्र किया कि 1936 में जब पहला अधिवेशन हुआ तो गुजरात से 3 लोग गए थे। तो मेरे पिताजी भी जाना चाहते थे। वो 25 साल के थे, गांव से आए थे, विद्यार्थी थे, विद्यापीठ में थे, उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े हुए थे, लेकिन उनके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे तो वो नहीं जा सके। लेकिन जब उनका इंडियन लिटरेचर का पहला अंक निकला तो उसमें उनकी एक कहानी झाकड़ियों, जो दलितों के और ब्राह्मणों के बीच के संघर्ष की कहानी है, उसका उन्होंने अपने आप एक अनुवाद किया था, वो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। वो मैं कहना चाहती थी। दूसरा, हुज़ैफा ने हम सबसे ये बहुत ही प्रसिद्ध, हम तो ये गाते गाते बड़े हुए हैं। अभी तो बहुत सारे भूल गई थी बीच में मैं, पर एक जिक्र वो करना चाहती हूँ कि अभी उमर खालिद को जेल में 1000 दिन हुए तो दिल्ली में प्रसंग हुए थे, वो सब हुआ था। तो उनकी मित्र है बनजो सर लाहिरी, उन्होंने उनके प्रेम संबंध के बारे में बहुत अच्छा लिखा है दोनों के। हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अभी कैसे चल रही वो अलग बात है। तो उन्होंने लिखा था उस दिन कि मैं आज उमर को मिलने गई और उनको पूछा कि 1000 दिन हुए तो कैसा लग रहा है। तो उमर ने कहा कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कितना प्रस्तुत था ये बयान उमर का उस दिन के लिए। तो ये आज की हमारी सबकी कहानी है। उमर की जो कहानी है, उमर को जो हो रहा है वो हम सब उसमें कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। और आज जो बात करते हैं तो दूसरी बात, अरे गुजराती બીજી વાત કરવી શક્ય નથી, કારણ કે આજે આપણે એવી અસામાન્ય પરિસ્થિતિમાં જીવી રહ્યા છીએ કે ખાસ તો સાહિત્યકારો, વિચારકો, બુદ્ધિજીવીઓ, કર્મશીલો એ બધા પર સરકારની રાજ્યની ભીંસ બહુ બધી છે અને જમણેરી તત્વો એ લોકોની પણ દબાવ ઘણો બધો વધ્યો છે। અને એ સંજોગોમાં આજે પ્રગતિશીલ લેખકો શું કરી શકે અને શું કરવું જોઈએ એ વિશે આપણે આજે મને લાગે છે કે વિનોદભાઈ એના વિશે વધારે વાત કરશે, પણ એ આપણા સૌની ચિંતાનો વિષય બને છે। આ કેવળ આજે જ બન્યું છે એવું નથી, ઇતિહાસ ગવાહ છે કે જ્યારે જ્યારે લેખકો, વિચારકો એ રાજ્ય સત્તા અને ધર્મ સત્તાની આફૂત શાહી, સરમુખત્યારશાહી, ફાંસીવાદ સામે અવાજો ઉઠાવ્યા છે ત્યારે તેમના પર દમન હંમેશા થતા હોય છે। ઇતિહાસમાં ઘણા સોક્રેટિસથી શરૂ કરીને આપણે જોઈએ તો આ ચાલતું આવ્યું છે। 20મી સદીમાં તો આપણને ખબર છે કે ઇટલીમાં અને જર્મનીમાં ફાંસીવાદ દરમિયાન લેખકોની, વિચારકોની શું હાલત હતી। 20મી સદીના શ્રેષ્ઠ મારી દ્રષ્ટિએ માર્ક્સિસ્ટ ચિંતક એન્ટોનિયો ગ્રામ્શી, જેમણે ઇટલીમાં કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સ્થાપના કરી અને એના સભ્ય હતા અને જે મુસોલિનીના પ્રખર વિરોધી હતા, એમની ધરપકડ કરવામાં આવી અને એમને જેલમાં તાબડતોબ કાનૂનો બદલવામાં આવ્યા એમને પકડવા માટે અને એમને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા।
એમનો કેસ ચાલ્યો ત્યારે સરકાર તરફી પ્રતિનિધિએ કહ્યું કે વી મસ્ટ સ્ટોપ ધીસ માઇન્ડ ફ્રોમ થિંકિંગ ફોર ધ નેક્સ્ટ 20 years. આ કઈ જાતનો ભય છે? ભય હોય તો જ આ જાતની વાત કહેવી પડે. એટલે જે કોઈ વિચારે છે, જે પ્રગતિશીલ, ખાસ કરીને પ્રગતિશીલ લેખકો વિચારકો જે વિચારે છે એને બંધ કરવું, એને પૂરેપૂરો એનો નાશ કરવો, એને લોકો સુધી પહોંચવા ન દેવું, એ એક મુખ્ય નહીં, એક કેવળ એ ધ્યેય ફાંસીવાદી સરકારનું હોય છે. આયરની એ છે કે જેલમાં 11 વર્ષ રામશી રહ્યા ત્યારે એમણે 30 જેટલી નોટબુક્સ લખી, 3000 જેટલા પાનાઓમાં વિસ્તારથી ઇટલીના ઇતિહાસ, રાષ્ટ્રવાદ, માર્ક્સિસ્ટ થિયરી, ક્રિટિકલ થિયરી એ વિશે એટલા વિસ્તારથી લખ્યું જે છેવટે પ્રિઝન નોટબુક્સ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું છે. અને મારી દ્રષ્ટિએ આજના વર્તમાનને સમજવા માટે પણ એ એક પાયાના સૈદ્ધાંતિક વિચારો એમણે એમાં રજૂ કર્યા છે. તો જેલમાં પૂરવાથી વિચારો બંધ થતા નથી, એક બહુ મોટી વસ્તુ છે. સરમુખત્યારો માનતા હોય કે આ લોકો ચૂપ કરી શકાય છે, પણ એ શક્ય નથી. મેં ઉંમરનો દાખલો આપ્યો. બનજોસને લખ્યું છે કે ઉંમર જેલમાં એટલું વાંચે છે કે બહાર આવશે ત્યારે અમારે નવી શેલ્ફ્સ બધી ખરીદવી પડશે એના પુસ્તકો વસાવવા માટે. એ લખે છે પણ ખરો. હું મારી એક કલીગ છે જેની રોબેના, જે હેની બાબુ, એમને ભીમા કોરેગાંવ કેસમાં પકડ્યા છે, એની વાત કરતા હતા. તો એણે કહ્યું કે હેની બાબુ અત્યારે એક પુસ્તક લખી રહ્યા છે જેલમાં. મારી વિદ્યાર્થીની દેવાંગના કાલિતા, એને જેલમાં પૂરી હતી ત્યારે એ ત્યાં જેલમાં કામ કરતી હતી અને જેલવાસીઓ સાથે એક સામાજિક સમજ કેવી રીતે ઊભી થાય એ વિશે, અને અત્યારે હું મળી એને ગયા મહિને, ત્યારે એ જેલ રિફોર્મ્સ ને માટે કામ કરી રહી છે. એટલે ટૂંકમાં ગમે તેવા સરમુખત્યારો આવે અને ગમે તેટલો દબાવ કરે પણ વિચારોને દબાવી શકતા નથી. અને એ કોઈને કોઈ સ્વરૂપે રશિયામાં જ્યારે સ્ટાલિને એક બહુ મોટા ભયંકર મિશનથી બધા જ લેખકોને દબાવવાની કોશિશ કરી, ત્યારે લેખકો પોતાની કલમ ચાલુ રાખતા હતા. અંડરગ્રાઉન્ડ પબ્લિકેશન્સ, એ પોતે કાવ્ય લખીને બીજાને વંચાવી ને પછી બાળી નાખતા હતા જેથી સ્ટેજ સુધી પહોંચે નહીં. પણ એ પછી એ કાવ્ય એક વ્યક્તિ પરથી બીજી વ્યક્તિ પાસે જતું હતું. એ રીતે આ બધા અનેક ઉપાયોથી આ બધું ચાલતું હતું. એનીવે, પણ પ્રશ્ન એ છે કે અત્યારે બધું બહુ જ પીસમાં છે, બહુ નિયંત્રણો આવ્યા છે અને સ્વતંત્ર અભિવ્યક્તિ બહુ જોખમમાં છે. એનું મુખ્ય ધ્યેય, આ બધા નિયંત્રણો જાહેર માધ્યમો પણ પર નિયંત્રણ આવ્યા છે, એનું મુખ્ય ધ્યેય એ છે કે વિરોધી વિચારો ને કોઈ પણ સંજોગોમાં ટકવા ન દેવા, એનો સદંતર નાશ કરવો, જેથી એક જ વિચારધારા પ્રચલિત, પોતે જે સમાચારો આપે, પોતે જે એનું અર્થઘટન કરે, એ સિવાય બીજા સ્ત્રોતો વિચારના, ઇન્ફોર્મેશનના, જ્ઞાનના, એ બધાનો નાશ કરવો. આ એક સુયોજિત એક આખો પ્લાન છે. અને એમાં કેવળ વ્યક્તિઓ જ નહીં, આજે શિક્ષણમાં આપણે જોઈએ છે કે કેટલા અભ્યાસક્રમો રદ કરવામાં આવ્યા છે. મુઘલ પછી હમણાં એક મેં વાંચ્યું હિસ્ટોરિયન તનિકા સરકારનું ઇન્ટરવ્યુ, એમણે બહુ સરસ રીતે મૂક્યું છે કે ટેક્સ્ટ બુક્સમાંથી, અભ્યાસક્રમમાંથી મુઘલોને બહાર કાઢવા એ સિમ્બોલિક જેનોસાઇડ છે મુસ્લિમોનું.
એ પ્રતિકાત્મક જનસંહાર છે મુસ્લિમોનો. મુસ્લિમોને હિંસા તો કરીએ છીએ, મુસ્લિમો તરફ હેટ્રેડ તો ફેલાવીએ છીએ, પણ જે જ્ઞાન છે, જે ઇતિહાસ છે, જે અસ્તિત્વમાં છે, એ બધાનો પણ નાશ કરવો કેવી રીતે, એ એક જનસંહારનો એક ભાગ છે. એ રીતે આ ચાલે છે. ગાંધીજીની હત્યા ને આખું અર્થઘટન બદલાય એ રીતે મૂકવામાં આવ્યું છે. એટલે અને છેલ્લે ઇકબાલને પોલિટિકલ સાયન્સના બીજા વર્ષના કોર્સમાંથી રદ કરવામાં આવ્યા છે. કારણ એ આપ્યું છે કે એ બે રાષ્ટ્રની વિચારના પ્રણેતા હતા, સાવરકર પણ હતા. તો એને કેમ અત્યારે આટલા ગ્લોરીફાય કરો છો? તો મૂળ વાત એ છે કે કેવળ એક જ વિચારધારા અસ્તિત્વમાં રહે અને બીજા વૈકલ્પિક વિચારધારાઓના સ્ત્રોતોનો સંપૂર્ણ નાશ કરવો, ભવિષ્યની પેઢી વિદ્યાર્થીઓની કેવી થશે એ વિચાર જ અપનાવનારો છે. એમનામાં સ્વતંત્ર વૈચારિક શક્તિની એમને તાલીમ જ નહીં મળી હોય. કારણ કે શિક્ષણનો હેતુ કેવળ એક વિચારધારા થોપી બેસવાનો નથી. શિક્ષણ એ અનેક વિચારધારાઓના સંવાદ અને સંઘર્ષમાંથી નવું જ્ઞાન કેવી રીતે ઉપજાવવું એ માટે છે. શિક્ષણનો મુખ્ય ધ્યેય એ છે કે પ્રશ્નો, આસપાસના સમાજ અને દુનિયા વિશે પ્રશ્નો કરવા, એને સમજવા અને એને બદલવા માટે નવું જ્ઞાન ઊભું કરવું, નવી દિશા ખોલવી. આ બધું જ નાશ અત્યારે થઈ રહ્યું છે. બહુ ભયાનક, બહુ જ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે. અને શિક્ષણ, મેં કહ્યું શિક્ષણ એ બધા જ જ્ઞાનનો પાયો છે. આંબેડકરે કહ્યું કે એજ્યુકેટ, ઓર્ગેનાઇઝ, એજ્યુકેટ. એજ્યુકેટ ફર્સ્ટ. એજ્યુકેશન વગર ઓર્ગેનાઇઝિંગ શક્ય નથી અને ઓર્ગેનાઇઝ થયા વગર એજ્યુકેશન શક્ય નથી. પણ બધાના મૂળમાં શિક્ષણ છે અને એ શિક્ષણ જે આપણું સમાજ ભવિષ્ય બદલી શકે, એ શિક્ષણનો જ મૂળમાંથી આજે ધ્વંસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. એ બહુ જ ચિંતાનો વિષય છે મારી દ્રષ્ટિએ. કારણ કે 50 વર્ષ 40 વર્ષ મેં ભણાવ્યું છે અને મને ખબર છે કે 70-80ના દશકોમાં એ શક્ય હતું કે વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ, વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે એમને વિચારતા કરવા, એટલે હું પોતાની વાત નથી કરતી, પણ વિચારતા થાય અને કેટલા સંવાદોને એમાંથી પોતે એક સમાજની કલ્પના કરે, એ રીતે તૈયાર થાય, એ શક્યતાઓ હતી જે હવે આજના સમયમાં બિલકુલ રહી જ નથી. સ્વતંત્ર અભિવ્યક્તિ તો અનિવાર્ય છે. ડેમોક્રેસી, લોકશાહીને જીવતી રાખવા માટે લોકશાહીનો એ પ્રાણ છે. એના વગર સ્થાપિત હિતોની વિરોધ કરવો અને એને પડકારવા એ લોકશાહી, સ્વસ્થ લોકશાહીનું એક સકારાત્મક લક્ષણ છે. જો બધાની સાથે સંમત થવાનું હોય તો એ લોકશાહી નથી, આ ખુદશાહી છે. એ એક ગુલામી, વફાદારી, અંધભક્તિનું નિશાન છે. રોઝા લક્ઝમબર્ગે કહ્યું છે, ફ્રીડમ ઇઝ ઓલવેઝ ધ ફ્રીડમ ઓફ ધ ડિસેન્ટર. સ્વતંત્રતા ત્યારે જ સ્વતંત્રતા કહેવાય જ્યારે એ વિરોધ કરનારની સ્વતંત્રતા હોય. આ સ્વતંત્રતાની ઓળખાણ છે. સ્વતંત્રતા તમે તોળાશાહીમાં કશું બોલ્યો નહીં અને હાય હા કરો એ સ્વતંત્રતા નથી. સ્વતંત્રતા વિરોધ કરો ત્યારે સ્વતંત્રતા નો ટેસ્ટ થાય છે, ત્યારે જ સ્વતંત્રતા કસોટીએ ચડે છે. અને એ સ્વતંત્રતા આજે છીનવાઈ ગઈ છે, છીનવાઈ રહી છે. કારણ કે આ બધા આપણે જોઈએ છે આજુબાજુ બધા જ જે લોકો બોલે છે, અને ખાસ તો હિન્દુત્વની વિચારધારાની વિરુદ્ધમાં જે બોલે છે,
એ લોકો પર તો એ લોકોને તો છેવટે મારી નાખવામાં આવે છે. દાભોળકર, ગૌરી લંકેશ આ બધાના આપણા પાસે છે ઉદાહરણો. સ્વતંત્ર અભિવ્યક્તિ એટલે ખૂબ જ આ રીતે ખૂબ જ અનિવાર્ય છે. એક સમાજને જીવવા માટે, સમાજમાં પ્રગતિ માટે સ્વતંત્ર અભિવ્યક્તિ. એ વાત વગર સમાજ પ્રગતિ, મેં કહું આગળ કે સંઘર્ષ અને સંવાદ, વિચારો વચ્ચે સંઘર્ષ અને સંવાદ વગર કોઈ પ્રગતિ શક્ય નથી. અને એ જો છીનવી લેવામાં આવે તો સમાજ માટે એનાથી વધારે ખરાબ વસ્તુ હોઈ શકે નહીં. એક વસ્તુ તો આમાંથી સ્પષ્ટ થાય છે કે શબ્દની શક્તિ એ સત્તાની શક્તિ કરતા ઘણી વધારે છે. નોલેજ ઇઝ પાવર. જો જ્ઞાન હોય, એટલે જ બાબા સાહેબે કહ્યું ને, એજ્યુકેટ, નોલેજ, જ્ઞાન મેળવો તો તમે પડકાર કરી શકો. તમે જો અજ્ઞાન હશો, તમને જો અજ્ઞાનમાં રાખશે આ લોકો, તો તમને ખબર પણ નહીં પડે કે તમારે પણ શું વિતે છે, એના કારણો શું છે. પ્રશ્નો પૂછવા એ સમાજની પ્રગતિનો મૂળ પાયો છે. તો આ સમાજને પરિવર્તન માટે સ્વતંત્ર અભિવ્યક્તિ જરૂરી છે. અને મેં કહું એમ, રાજ્યની સત્તા કે ધનની સત્તા કે શસ્ત્રોની સત્તા કરતા શબ્દની સત્તા એ ઘણી અધિક વધારે છે. મેં આપણે જોયું તેમ આ લોકોને તમે પૂરી શકો, જેલમાં પૂરી શકો, વિચારકોને એમને ચૂપ કરી શકો, પણ એમના વિચારોને તમે કદી મારી નહીં શકો. આજે આપણે સોક્રેટિસ, ગ્રામશી, બ્રેક્ટ, દાભોળકર આ બધાને વાંચી સમજીને એમાંથી પ્રેરણા લઈને નવા સમાજ તરફ જવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એ લોકો પોતે દમનનો શિકાર બન્યા હોય, પરંતુ એ લોકોના વિચારોને કોઈ દમન રોકી શકતું નથી, કે કોઈ દમન એનો નાશ કરી શકતું નથી. આ એક સમજવાની ખાસ જરૂર છે. આ જ્ઞાન જે પ્રગતિશીલ વિચારકો જે જ્ઞાન સમાજ પરિવર્તન માટે સર્જે છે, એ જ્ઞાનનો ક્યારેય વિલય શક્ય નથી. અને શબ્દોને સામે શબ્દોથી ટક્કર ભીડવા માટે અસમર્થ, ડરપોક, સરમુખત્યારો શારીરિક હિંસા વાપરીને એમના પર દબાવ લાગે છે. એ ડરપોક છે, કારણ કે એ લોકો શબ્દોનો સામનો શબ્દોથી કરી શકતા નથી. એમનામાં એ તાકાત જ નથી, એટલે સ્થૂળ તાકાતનો ઉપયોગ કરે છે. અને જેલમાં રહીને પણ મેં કહ્યું આ વ્યક્તિઓએ ઘણા વિચારોનું સર્જન કર્યું છે, જે આપણું ભાથું બને છે, અને એને કોઈ દિવસ એનો નાશ થઈ શકે નહીં. હું પૂરું કરીશ. આજના સમયમાં આપણે મેં શરૂ કર્યું એમ કે ખૂબ જ જમણેરી તત્વો અને આખા દુનિયામાં જમણેરી તત્વો તાકાતવાન અને હિંસક બન્યા છે. તો જે કોઈ પણ વ્યક્તિ, આપણે તો બધા જ અહીંયા એક ન્યાયી અને સમાન સમાજમાં માને છે, એને
અવાજ બુલંદ કરવો પડશે. ચૂપ રહેવાનો આ સમય નથી. ગ્રામશીએ બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. કન્સેન્ટ ગુજરાતી કન્સેન્ટ સહમતિ જે શાસક વર્ગ છે એ પ્રજામાં સહમતિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરે છે જેથી પોતાનું નિયંત્રણ ચાલુ રહે. તો શાંત રહેવું એ સહમતિ છે. ચૂપકીથી એ વિકલ્પ આપણી પાસે નથી. કવિ પાશ કહે છે બીચ કા રાસ્તા નહીં, રસ્તો જ નથી વચ્ચે કોઈ. તમે આ બાજુ છો કે તમે આ બાજુ છો, અને આપણે બધા તો ખબર છે આપણે કઈ બાજુ છીએ. અને એ રસ્તા પર દ્રઢ થઈને આપણે બુલંદ અવાજે આ પડકારો કરવાના છે સમૂહથી. અને છેવટે તો આ ડરપોક સત્તાધારીઓ ને ક્યારેક તો આપણે શિકસ્ત આપવાની છે, જેની મને આશા છે કે એ બનવાનું છે જ. બ્રેક પણ કહે છે ને, will there be songs in the dark times? Yes, there will be songs of the dark times. તો દરેક સમયનું સાહિત્ય હોય છે, દરેક સમયનું સર્જન હોય છે. એક બહુ પ્રચલિત કાવ્ય હમણાં સોશિયલ મીડિયા પર થયું છે. જર્મન પાદરી માર્ટિન નિમોલા. First they came for the socialists and I did not speak because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists and I did not speak because I was not a trade unionist. Then they spoke. Then they came for the Jews and I did not speak because I was not a Jew. Then they came for me and there was no one left. બહુ વેદક છે, બહુ પ્રચલિત થયું છે સોશિયલ મીડિયા પર. અહીંયા પણ જે પસ્તાવો, જે પોતાની જવાબદારીનું ભાન કરાવે, એ આ કાવ્યનો એક સંકેત છે કે જો આપણે બોલીશું નહીં તો આપણે બધા ખલાસ થઈ જઈશું. આમાંથી કોઈ આપણે એમ માનવાની બિલકુલ ભૂલ કરવાની જરૂર નથી કે આપણે બચી ગયા છીએ, આપણે આમાંથી બાકાત છીએ. એ ઇલ્યુઝન, એ ભ્રમમાં રહેવાનું તો પોસાય એવું જ નથી આપણને. એટલે દરેક સ્થળે, દરેક સ્થાને, દરેક પરિસ્થિતિમાં આપણે એકબીજા સાથે હાથ મિલાવીને એક બહુ જ મોટો બુલંદ અવાજ ઉઠાવવાનો છે. આપણા સાહિત્યમાં ઘણા પ્રગતિશીલ સાહિત્યકારો થઈ ગયા. આજે મનીષી ચુનીલાલ મડિયા વિશે વાત કરવાના છે. મડિયા પાસે એ વ્યંગ હતો. વ્યંગની એક તીક્ષ્ણ ધારથી એ રાજકીય પ્રપંચોને ખૂબ જ અસરકારક રીતે ખુલ્લા પાડતા હતા. એવા અવાજની આજે જરૂર છે. અને છેલ્લે હું મારું પૂરું કરીશ. એક કાવ્ય છે. ગયા વર્ષે ઈરાનમાં માશા આમિની નામની એક યુવતી, એણે હિજાબ નહોતો પહેર્યો એટલે એની ત્યાંની મોરલ પોલીસે એની ધરપકડ કરી અને એ પોલીસ કસ્ટડીમાં હૃદય રોગના હુમલાથી મરી ગઈ. એ વખતે ઈરાનની અસંખ્ય સ્ત્રીઓ રસ્તા પર આવી. એમણે પોતાના હિજાબ પાડી નાખ્યા, વાળ કાપી નાખ્યા અને જિંદગી આઝાદીના સૂત્રથી આખું ઈરાન એ વખતે ગુંજી ઉઠ્યું હતું. એ વખતે ઈરાનના એક અમેરિકન કવિ, ઈરાનિયન અમેરિકન કવિ શોહેલ વોલ્પે એક સ્પેનિશ કવિ આંખેલ ગોઈદાના કાવ્યનો અંગ્રેજી અનુવાદ કર્યો હતો, જે ઈરાનના લોકો અને માશા આમિનીને અર્પણ કર્યો હતો. ઈરાનમાં ખૂબ પ્રચલિત થયો હતો અને એક ઈરાનનો એક પ્રતિકાત્મક અવાજ બન્યો હતો. એ મને લાગે છે આપણા સૌનો અવાજ પણ બનવો જોઈએ. આ કાવ્યનો મેં જે ગુજરાતી અનુવાદ કર્યો છે એની સાથે હું પૂરું કરીશ. કાવ્યનું શીર્ષક છે હું લખીશ. જો એ લોકો મારા શબ્દ લઈ લેશે તો હું મૌનથી લખીશ.
જો એ મારો પ્રકાશ લઈ લેશે તો હું અંધકારની ગહેરાઈથી લખીશ. જો હું મારી યાદદાસ્ત ખોઈ બેસીશ તો વિસ્મૃતિના એક નવા રૂપનું હું સર્જન કરીશ. જો એ આ સૂરજ આ આસમાનને કેદ કરી લેશે, આ પૃથ્વીને પણ મારી પાસેથી છીનવી લેશે, તો હું મારી જ ભ્રમણ કક્ષાની આસપાસ ઘૂમીશ. જો એ મારું સંગીત બંધ કરી દેશે તો અવાજ વગર જ હું રાગ આલાપીશ. જો એ કાગળને આગ લગાડશે, શાહીને ઉડાડી દેશે, કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન ઉડાવી દેશે, તો હું મારી છાતી પર લખીશ. મને જે તેજ બક્ષે છે એ આગને એ જો બુઝાવી દેશે તો હું એના ધુમાડા પર લખીશ. અને જ્યારે એ ધુમાડો પણ જતો રહેશે ત્યારે હું મારી આંખો વિના ખીલેલા સપના પર લખીશ. જો એ મારી જિંદગી છીનવી લેશે તો હું મારા મોત વડે મારી વાત લખીશ. भाषण से हमारे जो हमारी जीवंतता है, जो जिंदा रहने की जो इच्छा है, उसमें और बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई. इसलिए हम प्रगतिशील लेखक सम्मेलन की तरफ से स्वाति बहन का अभिनंदन करते हैं और उनका खूब खूब आभार. अब मैं प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय मंत्री और क्योंकि समय न बिगड़े इसलिए मैं उनका बहुत ज़्यादा परिचय नहीं देता. साथी विनीत तिवारी जो हम लोग काफ़ी समय से साथ में हैं प्रगतिशील लेखक संघ में, और ख़ास तौर से दिल्ली में जो डॉक्टर जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट उसमें वो सक्रिय हैं, काम करते हैं और तमाम विषयों पर उसका एनालिसिस हुआ करता है. उसकी जो 15 दिन की या मासिक मीटिंग होती है. तो ऐसे साथी हमारे बीच में है साथी विनीत तिवारी जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं. उनका जो मैंने अपनी तरफ से उनको कहा कि गुजरात तो हमेशा प्रयोगशाला है, यदि आप गुजरात आ रहे हैं तो ऐसा कुछ प्रयोग बताएं हमको ताकि हम भी यहाँ पर कुछ विस्फोट करें. तो उनका जो सब्जेक्ट है वो कलम पर कश्ती जंजीर है, उस पर वो अपना आख्यान देंगे. तो साथ ही मैं विनीत तिवारी से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात हमारे सामने रखें. साथ ही विनीत तिवारी मुझसे पहले से प्रगतिशील लेखक संघ की इस परंपरा से वाकिफ है कि मैं आप लोगों को कुछ मतलब मैं ये सोच कर के ही यहाँ आया हूँ कि मैं यहाँ से कुछ सीख करके जा रहा हूँ. और स्वाति बहन के इस भाषण से तो निश्चित रूप से मेरा न केवल गुजराती साहित्य से परिचय हुआ, रामसागर सिंह परिहार जी ने भी गुजराती साहित्य का एक नटशेल में एक व्यंगावलोकन करवाया, लेकिन साथ ही स्पेनिश से लेकर के ब्रेस्ट से होते हुए हमने दुनिया के प्रगतिशील साहित्य की झलकियों को देखा और अपने दायित्वों को, अपनी आज की हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको इतिहास के आईने में देखने की कोशिश की. मैं राष्ट्रीय संगठन की तरफ से आपके बीच में मौजूद हूँ, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको प्रगतिशील लेखक संघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की तरफ से इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इस शम्मा को जला करके रखा है. और ये छोटे हॉल में ज़्यादा लोग हमारे साथ में मौजूद हैं. ये इस बात की और भी तस्दीक करते हैं कि जिस बात को यूं प्रचार में रखा जा रहा है कि गुजरात के भीतर मान लीजिए कि बिल्कुल ही अंधेरा छा गया है, तो वो अंधेरा नहीं है. यहाँ बहुत सारी शम्माएं, बहुत सारे दिए रोशन है. और जिसको हम लोग कहते हैं कि जो अंधेरे की ज़्यादा चिंता करते हैं, निराशावादी हो जाते हैं, वो शायद लोगों से कट जाते हैं, इसलिए वो भरोसा खो देते हैं. लोगों के बीच में जब भी जाते हैं तो वो हमेशा भरोसा हमें
वापस देते हैं, क्योंकि अभी भी पूरी तौर से एआई ने दिमागों पर कब्जा नहीं कर लिया। मैं ब्रेस्ट की ही बात को याद करूं कि जनरल तुम्हारा टैंक एक मजबूत वाहन है, लेकिन उसमें एक नुक्स है, उसे एक इंसान चलाता है। जब तक इंसान मौजूद है, सोचने वाला दिमाग मौजूद है, तब तक ग्रामशी की ये चिंता भी सही है कि आपके दिमागों पर ही कब्जा करना चाहे। लेकिन ये रस्साकशी, ये कश्मकश अभी ना उनके पक्ष में फैसलाकुन तरीके से साबित हो चुकी है कि उन्होंने फैसलाकुन जीत हासिल कर ली हो, और ना हमारी तरफ से हमने अपनी हार को स्वीकार किया, जिसको फैज कहते हैं कि ना उनकी हार नहीं है, ना अपनी जीत नहीं है। जीत आखिर में हमेशा हमारी ही है, नई नहीं होती रहेगी। बहरहाल मैं इस सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं आपको देने के साथ ही एक और चीज जो मुझे लगता है कि 1936 में मैं नहीं था, मेरे पुरखे थे। 1936 में स्वाति बहन नहीं थी, उमाशंकर जी थे, और 1936 में 25 बरस के उमाशंकर जी 1936 के सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए, जो प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना सम्मेलन था। आज प्रगतिशील लेखक संघ अपने अस्तित्व के दौर से गुजर रहा है। इसलिए अस्तित्व का दौर कह रहा हूं कि संगठन तो बना रहेगा, लेकिन जिस वास्ते यह संगठन बना था, जिन चीजों से मोर्चा लेने के लिए यह संगठन बना था, उन चीजों से मोर्चा लेते हुए हम आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। और इसलिए 2023 की 20, 21 और 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में होने जा रहा हमारा 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जो हरिशंकर परसाई जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर हो रहा है, उसमें मैं आप लोगों को आने की दावत देता हूं, और खासतौर से स्वाति बहन को ये कहता हूं कि 1936 में उमाशंकर जी नहीं आ पाए, लेकिन आप 2023 में जरूर हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में शरीक हों, वो एक छूटा हुआ काम पूरा हो। जैसे मैंने कहा कि मैं आपके साथ में कुछ चिंताएं साझा करूंगा। ये बात आसान रहती है कि आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां आपको काला और सफेद के बीच में तय करना हो। ये पाश के उस कविता के साथ हमें एक आसानी मिलती है कि हमारे पास में बीच का रास्ता हो ही ना, और चुनने जैसी कोई संकट ना हो, तो हमें पता है कि हम कहाँ पर हैं, और ब्लैक और व्हाइट में से चूज करने का, चुनने का हमारे पास एक आसान रास्ता हो। लेकिन जब चीजें इस तरह के संक्रमण काल में होती हैं, इतिहास कई बार आपको बहुत मुश्किलों में फंसाता है, और ये इतिहास का ऐसा ही एक दौर है जो पहले भी आए, लेकिन ये भी इतिहास का एक ऐसा दौर है कि जहां हम देखते हैं कि हमारे पुरखे लेखकों ने जिस तरह की सत्ता के खिलाफ अपनी कविताएं लिखी, निराला की कुकुरमुत्ता से लेकर, मतलब निराला ने ऐसा नहीं कहा कि वो उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके लिखी थी, लेकिन अबे सुनबे गुलाब जब वो कहते हैं तो जाहिर है कि मतलब बहुत लोगों का ये मानना है कि वो भारतीय राजनीति में किसे संबोधित कर रहे हैं। और नागार्जुन जब ये कहते हैं कि इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की पिलक में खा गई बाप को, तो मतलब इसमें तो जाहिर करने जैसी बात ही नहीं है कि वो किसको संबोधित कर रहे हैं। या आप सोचिए कि वही नागार्जुन लिखते हैं बाल ठाकरे, हाँ, मैंने उसकी कुछ पंक्तियां नोट की है, मैं आपको सुनाता हूँ। कैसे फासिस्टी प्रभुओं की गला रहा है दाल ठाकरे, सभी डर गए बजा रहे हैं गाल ठाकरे, बर्बरता की ढाल ठाकरे, प्रजातंत्र का काल ठाकरे, बाल ठाकरे। आज देखिए कि उसी शिवसेना के साथ में प्रगतिशील शक्तियों को मिलने की जरूरत पड़ती है। आज प्रगतिशील लोगों को नेहरू और इंदिरा गांधी की वो विरासत बचाने की जरूरत पड़ती है जिसे उनके विरासत वाले भी, उनके जो
आगे की संतति के लोग हैं वो भी भूल गए। तो ये एक संक्रमण काल है, मुश्किल वक्त है। हम लोगों को कई बार जनता के सामने जाने में ये तकलीफ होती है कि कल तक आप जिन्हें सबसे बड़ा शत्रु बता रहे थे, 70 के दशक में प्रजातंत्र के लिए जिस इमरजेंसी को सबसे बड़ा खतरा हमारे वरिष्ठों ने बताया, आज हम जो लोग हैं आज के दौर में मौजूद ये कह रहे हैं कि ये अघोषित इमरजेंसी उस घोषित इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब आसान हो जाती है जब आपको इस तरह के ग्रे एरियाज में नहीं घुसना, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब कठिन होती है जब आपको इन ग्रे एरियाज के भीतर से ब्लैक और व्हाइट का पर्दाफाश करना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अकेले वोट का अधिकार कोई प्रजातंत्र की गारंटी नहीं थी, ना तो अंबेडकर साहब ने ये माना, ना किसी भी उस वक्त के राजनेता ने ये माना। लेकिन ये बात भी सच है, उससे गुजरे बिना भी इतने बृहद देश के भीतर किसी और तरीके से आज के इस दौर में, जहां पर कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी हम देख रहे हैं और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की जंग को भुलाने की कोशिश की जा रही है, उसे भी हम देख रहे हैं। और तमाम ऐसे देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, मतलब बांग्लादेश के बारे में तो अभी मैंने एक नाटक बनाया हाल में, तो मुझे देख देख करके तो दो चीजें हैं। एक तो ये कि इंदिरा गांधी के प्रति इतनी श्रद्धा मुझे कभी हुई नहीं थी, उतनी श्रद्धा पैदा वाकई CIA से मोर्चा ले रही है, अमेरिका को ठेंगा दिखा रही है और पूरे दमखम के साथ में बांग्लादेश के भीतर। और अगर मुजीबुर रहमान जिंदा रह जाते, CIA उनकी हत्या करने में कामयाब नहीं हो पाती, तो शायद इस दुनिया का नक्शा कुछ अलग होता। इस साउथ एशिया के भीतर मुजीबुर रहमान और भारत मिलकर के अलग ही इतिहास, एक अलग ही तारीख को रचते। तो मतलब ये तो एक चीज हुई। और दूसरी तरफ मैं आज के बांग्लादेश को देखता हूँ, जहां पर रफीद अहमद मानना से लेकर के तमाम ब्लॉगर्स, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, काटे जा रहे हैं, सड़कों पे ऊपर काटे जा रहे हैं। किस बेरहमी के साथ में कर दी है। म्यांमार जुंटा के, मतलब हम अपने नजदीक से इतने नावाकिफ हैं, और मैं खुद कितना नावाकिफ। मैं आता हूँ उस शहर से, ये तो दिल्ली का परिचय तो उन्होंने दिया मुझे। मैं 12-13 साल से आधा वक्त दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ काम करता हूँ जोशी अधिकारी संस्थान में। लेकिन मैं आता हूँ इंदौर शहर से, जो चंद्रकांत देवताले का शहर है। प्रगतिशील लेखक संघ के लिए उनके मायने हैं। और होमी दाजी का शहर है, जो मजदूर आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। और अहमदाबाद के साथ उसकी फितरत भी मिलती है, क्योंकि कपड़ा मिलों का मतलब सेंट्रल इंडिया का मैनचेस्टर इंदौर भी कहलाता था, और अहमदाबाद भी कपड़ा मिलों के लिए मशहूर था। तो मैं उस शहर से आता हूँ जहाँ चंद्रकांत देवताले रहा करते थे, और वो ये कहते थे कि मैं कुछ नहीं जानता, ये जानना मुझे कितने जानने से पड़ता। तो जैसे जैसे मैं जानता जाता हूँ कि मैं कितना कम जानता हूँ, ये मुझे अपनी लघुता का भी एहसास कराता है। और ये लगता है कि इतने बरस गुजर गए, अब तक क्या जाना। मतलब जैसे मुक्तिबोध कहते हैं कि जीवन क्या जिया, अब तक क्या किया। तो यूं जानने की शुरुआत मतलब ये इस तरह से हुई। बड़े दुखद उसकी एक वो है कि कॉमरेड पानसरे जब दिल्ली में आया करते थे, तो मेरा कमरा जो है वो नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर है। तो वो ऊपर चढ़ने वगैरह में दिक्कत होती, तो मेरे साथ ही रुका था। तो उनके साथ में 3-4 मुलाकातें थी। उनके उस तरह के कद से मैं वाकिफ नहीं था जो महाराष्ट्र के भीतर था, क्योंकि मैं दिल्ली में उनको देखता था। दिल्ली में बहुत सारे लोग एक ही कद के दिखाई देते हैं। तो मुझे नहीं पता था। मैं ये हुआ कि जब उनका कत्ल हुआ, तब मैं गया उनके शहर कोल्हापुर, और उनकी बेटी से मिलने,
अहमदनगर भी गया, एक बेटी से मिलने नासिक गया, एक उनका जो बहू है कोल्हापुर गया। इन सब जगहों पर जाकर के मैंने जाना कि मैं महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के लिटरेचर के बारे में कितना कम जानता। मैं तुकाराम के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं ज्ञानेश्वरी नहीं जानता, और इन चीज़ों का मुझे कोई इतिहास नहीं पता है। तो मुझे एक क्वेश्चन मार्क और एक इल्जाम लगाती हुई उंगली अपने संगठन पर लगाने का भी मन किया, क्योंकि हमारा काम केवल अपनी भाषा के, जैसे स्वाति जी ने हमें ब्रेस्ट से लेकर के, ईरान की पोइट्स से लेकर के, स्पेनिश पोइट से लेकर के गुजरात के लोगों तक का परिचय दिया, वैसे जो प्रगतिशील प्रवृत्तियां हमारे आसपास के दूसरी भाषाओं में मौजूद है, उनके बीच में पुल बनाने का काम तो ये एक काम है जिसे हम सब लोगों को करना चाहिए। ये मैं थोड़ी अस्फुट बातों की तौर से आगे के कुछ मेरे ख्वाब हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्यों नहीं मराठी के लेखक और गुजराती के लेखक वो मध्य प्रदेश में जाकर के रहें, उत्तर प्रदेश में जाकर के रहें, कुछ दिन वो आए और यहाँ रहें, और इसके लिए हमें किसी साहित्य अकादमी की, किसी की फंडिंग की, किसी के उसकी जरूरत ना पड़े। ऐसा क्यों नहीं किया? हमारे शायद जो बात परिहार जी ने कही गुजरात की साहित्य अकादमी के निर्माण को लेकर के, और उसके बाद आज की जो स्थितियां जिसमें बायकॉट भी कई जगहों पर चल रहा है, कि राज्य शासन ने जिस तरह से साहित्य को एक कोष्ठक में, एक ब्रैकेट में कैद कर देने की कोशिश की है बड़े लोकतांत्रिक तरीके से, वो उसमें किसी हद तक कामयाब है। अभी एजाज अहमद आप सब लोग जानते हैं, इतने बड़े मार्क्सवादी विचारक थे, वो नहीं रहे। उन्होंने एक मतलब बात कही कि ये जो लिटरेरी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लिट फेस्ट, ये सारे जो हैं वो एक तरह की मंडी, लेखकों प्रकाशकों के बीच में एक तरह की मंडी है, जिसमें ज्यादा क्या बिकता है उस बिकाऊ चीज को और ज्यादा सुनहरा चमकीला बना करके बेचा जाए। और इन जगहों पर जाने के लिए हमारे बहुत से लेखक भी उतावले रहते हैं, और कई जाते भी हैं, और जाने के बाद में वो ये तर्क भी देते हैं कि यहाँ जाकर के हम तो अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बात लोगों तक पहुंच रही है, या बाजार की चमक लोगों तक पहुंच रही है, आपका शब्द अपना काम कर पा रहा है, या उनका जो मेहनताना दिया जाता है आपको वो अपना काम कर रहा है, ये सोचने वाली। तो ऐसे ही कुछ चिंताएं मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ, और ये भी कि शब्दों पर बढ़ते बंधन एक तरफ तो बढ़ रहे हैं, ये तो हम देख रहे हैं। अभी एक घटना का जिक्र किया, उमर खालिद की गिरफ्तारी के, मतलब जिसमें शायद अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की, शायद चार्जशीट भी नहीं पेश की, 1,000। और वो क्यों गुजरे, मैं तो इस बात से नाराज हूँ। ये मतलब शैलेंद्र का ये गीत अपनी जगह बहुत अच्छा है, और ये नारा भी बहुत अच्छा है कि आमी सारे पांच सारे, हम भी पांच सारे, तुम एक मारोगे हम 100 उठेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ भैया, हम 100 को नहीं, एक को भी नहीं और मरता। और मैं कहता हूँ ये 1000 दिन गुजर गए, अब एक भी नहीं गुजरा। हम क्यों इस बात के लिए तैयार हों कि गुजर गए 1000 दिन और भी गुजर जाएंगे 1000 दिन, नहीं गुजारा। हाँ, ये मैं 4 नहीं, एक भी नहीं गुजारना। मेरा कहना ये है कि अन्याय को हमें जितना जल्द खत्म, मैं इनकी मंशा समझता हूँ, ये शैलेंद्र जी और ये सब लोग इनको, जैसे इन्होंने कहा कि इनको सुनकर पढ़ कर के हम बड़े हुए, तो इनका सबका सम्मान अपनी जगह, लेकिन ये इच्छा भी अपनी जगह है कि लिखना एक बात है, उस पोट्री में एक दिन और गुजारना दूसरी बात। पाश की वो कविता है ना कि वो पुलिस की लाठी सबसे मेहनत की लोट सबसे खतरनाक होता है सपना को मर जाना, पुलिस की लाठी सबसे खतरनाक नहीं। तो ठीक है, नहीं सबसे खतरनाक नहीं, लेकिन जिनको पढ़ती है उनको उस वक्त वो सबसे खतरनाक लगता है। उनको कोई और सपना नहीं आता, उनको बहुत दिनों तक यही सपना आता रहता है कि ये लाठी ना पड़े।
तो ये मेरा उस पर से केवल इतना है कि ये 9 जून को जो कारनामा हुआ, मैं आपको एक आध दो उसके और उदाहरणों में नहीं जा रहा हूँ, कोई ना हम कंपेंडियम बना रहे हैं यहाँ पर कि शब्दों पर बढ़ते बंधनों की कितनी सारी घटनाएं हैं, लेकिन 9 जून को एक घटना होती है जिसमें कि गांधी शांति प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होना था, जिसमें प्रोफेसर प्रभात पटनायक को बोलना था, उमर खालिद की गिरफ्तारी के 1000 दिन और न्याय पर सवाल, न्याय व्यवस्था पर सवाल। गांधी शांति प्रतिष्ठान को 8 जून को दो पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि आपको ये नहीं करेंगे, और डांट करके चले जाते हैं और कहते हैं कि आगे से कोई भी कार्यक्रम करना हो पुलिस से परमिशन। इस गांधी शांति प्रतिष्ठान के अंदर आनंद पटवर्धन जब यूएस से लौट करके आया था तो उसने वहां पर ठिकाना जमाया। जेपी मूवमेंट के भीतर जो जितने तमाम लोग थे उन सबका ऐसा ठिकाना हुआ करता था गांधी शांति प्रतिष्ठान, जहां पर न रेड हुई न कुछ हुआ और लोग सब जानते थे, लेकिन वहां इकट्ठे होते थे। और अब उस गांधी शांति प्रतिष्ठान को उन्होंने कहा है कि कोई भी कार्यक्रम आपके यहाँ हो, आप आईपीए स्टेट पुलिस थाना लगता है, यहाँ से परमिशन दी। उसके पहले हालांकि 9 जून को गांधी शांति प्रतिष्ठान में जब ये कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया तो आखिरकार प्रेस क्लब ने ये कार्यक्रम किया, प्रेस क्लब ने परमिशन दी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली ने परमिशन दी और वहां ये कार्यक्रम हुआ। लेकिन उसके पहले मार्च या अप्रैल में कश्मीर में मीडिया पर बढ़ता शिकंजा, उसके ऊपर कार्यक्रम होना था, उस कार्यक्रम को भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। गांधी शांति प्रतिष्ठान जो साथी गए हैं वो देखा होगा 2 गेट्स हैं, एक गेट को उन्होंने लॉक कर दिया, दूसरे गेट पर बैरिकेडिंग कर दी, जो लोग अंदर थे उनको बाहर निकाल दिया, जो बाहर थे उनको खदेड़ दिया, और ये सब हुआ। ये 2 घटनाएं ही नहीं है, आप मतलब 2016 में मैं जिस शहर से आता हूँ उस शहर में भी एक इतिहास हमने बनाया। 2016 में भारतीय जननाट्य संघ इप्टा, आप सब जानते हैं, इप्टा का राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर में हो रहा था। आखिरी दिन उस वक्त आपको याद होगा कि एमएस सत्यू ने सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ अपना उद्घाटन भाषण में ये उल्लेख किया। वहां पर एमएस सत्यू को मारने के इरादे से 1000 लोगों के डेलीगेशन वाला हॉल में हम लोगों के बीच में लोग घुसे, कुछ 50-60 लोग तिरंगा झंडा लेकर के घुसे, मंच पर चढ़े और उन्होंने बुजुर्गों के साथ में जो अध्यक्ष मंडल में बैठे हुए थे लोग, उनके साथ में हाथापाई शुरू की और बोले भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय। 2-4 मिनट तो लोगों को ये समझ में नहीं आया ये कोई नाटक का हिस्सा है, ये इप्टा का है काम, तो हो सकता है नाटक का ही कोई हिस्सा हो। जब तक लोगों को समझ में आया फिर उन्होंने उन्हें खदेड़ा। वो 50-60 थे, ये 1000 लोग थे, डेलीगेशन था। लेकिन उसके बाद पुलिस ने उल्टा केस हम लोगों पर। 2016 की अक्टूबर में ये घटना होती है मेरे ख्याल से, और 17 में शायद मैं, नंदिनी सुंदर, अर्चना प्रसाद, हम लोग छत्तीसगढ़ में एक फैक्ट फाइंडिंग के भीतर जाते हैं और वहां से लौट के आते हैं। अपनी रिपोर्ट हम सार्वजनिक रूप से वायर में छपती है, न्यूज़ क्लिक में छपती है कि कैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर आदिवासियों को, माइनर्स को, मतलब आदिवासी लड़कियों को रेप किया है और मर्डर किए हैं। उसके बाद में उनको वर्दी पहना करके नक्सल घोषित कर दिया है। हम पर 6 महीने बाद में एक मर्डर का चार्ज लगता है और यूएपीए लगता है। ये तो मतलब ये आपके लिखे हुए पर आप, मैं तो ये है कि हम लोग तो यहाँ पर फिर भी मौजूद हैं और अपनी बात कह पा रहे हैं। स्टेन स्वामी ने जेल के भीतर अपना दम तोड़ दिया। जिसने जेल के भीतर दम नहीं तोड़ा उसकी आवाज एक तरह से हम सुन नहीं पाते, तरसते हैं सुनने के लिए। उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई। गौतम, हम सब लोगों का इतना प्यारा साथी गौतम नवलखा, उसको एक तरह से घरेलू कैद में उसको रख दिया है। बहुत ही तबीयत खराब है, 70 बरस से ऊपर की उसकी भी उम्र है, और जिस हालात में उसको रखा गया। विनायक सेन को इनके पहले किस तरह से प्रताड़ित किया गया था आप जानते हैं। इलीना, आप में से बहुत लोगों की व्यक्तिगत मित्र भी रही होगी, वो खुद अपनी कैंसर की परेशानी के बावजूद किस तरह से लड़ती रही और कितनी परेशान थी। बहुत सारे लोग, बरबर राव का मतलब जिक्र करने के लिए, और इन सब में से सुधा के साथ में भी मैं मिला था बम्बई में जब गया था। सुधा भारद्वाज जो बेल पर, जिसको मिल गई है बेल, जो बम्बई से बाहर नहीं जा सकती,
उसने ये कहा कि हम सब लोग, जैसे तीस्ता अंदर गई, सुधा अंदर गई, गौतम अंदर गए, मेधा पाटकर जब गई, नंदिनी ओझा आपके यहाँ की एक नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक्टिविस्ट थी, वो जब अंदर गई, इन सब लोगों ने अपनी नहीं, जेल में जो और लोगों की जिंदगियों को देखा है, जो 3 लाख से ज्यादा विचाराधीन कैदी पड़े हुए हैं, जिनकी ना हैसियत ऐसी है कि उनके लिए कोई वृंदा ग्रोवर खड़ा हो जाए, उनके लिए कोई इंदिरा जयसिंह खड़ी हो जाए, जिनकी ना हैसियत ऐसी है कि उनसे उनके रिश्तेदार मिलने आ जाए। मैं बिहार के एक गांव में, खगड़िया जिले के एक गांव में, जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में, हमारी साथी है डॉक्टर जया मेहता, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर देखी, छोटी सी एक कॉलम की, कि 14 लोगों को, मुसहर लोगों, मुसहर वहां एक जाति होती है जिनका नाम मुसहर इसलिए पड़ा क्योंकि वो पारंपरिक रूप से चूहे खाकर जिंदा रहते, 14 मुसहर लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। एक जमीन विवाद में हत्याकांड हुआ था उसको लेकर। हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो कुछ मामला, ये जातीय विवाद नहीं है, ये जरूर कुछ ना कुछ और मामला है। और हम लोग उस वक्त देश की जमीन की गैर बराबरीपूर्ण वितरण पर काम कर रहे थे 2010-2009 के आसपास। पूरे देश के 8 राज्यों में हमने सर्वे किया। और वो एक अलग ही कहानी है फिर कभी, कि जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, जिस लोकतंत्र को बचाने की हम बात कर रहे हैं, जिस संविधान को बचाने की हम बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और सबसे जरूरी है उसको बचाना, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन उस सब लड़ाई को लड़ते हुए इन 75 वर्षों में जिनके पास कुछ नहीं था, उनके पास क्या पहुंचा है, और जिनके पास थोड़ा था, उनके पास थोड़ा भी बचा है कि नहीं, ये हालत खास तौर से अगर देश का सबसे बड़ा रिसोर्स बेस जिसको हम कहते हैं, अगर जमीन, भूमि के वितरण को अगर हम मानदंड मान करके देखें, तो ये हालत ऐसी है जिस 75 वर्ष पर हम तभी गर्व कर सकते हैं जब हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करें। हम पाकिस्तान से तो अच्छे, इसमें शक नहीं, वरना उस सपने से अगर करें जो 47 का सपना था, उस सपने के साथ में तो हम आज शर्मिंदा हो सकते। तो बहरहाल हमने वहां जाकर के देखा कि जमीन के विवाद में किस तरह से उन मुसहरों को फंसाया गया था, और 2-2 साल से वो लोग जेल में पड़े हुए थे, कोई उनका वकील नहीं था, और उनमें से भी 10 जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे। और उनके बच्चों और परिवारों से जाकर के हम मिले, तो मैंने जीवन में शायद एकमात्र गांव अभी तक उस तरह का देखा है। मैं बहुत सारे आदिवासी गांव में गुजरात के और महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के में रहा हूँ, क्योंकि मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ा भी रहा, और मैं नई दुनिया नाम का एक अखबार है उसके भीतर मैं पत्रकार भी था, तो मैं जाया है। लेकिन मैंने बिहार का वो गांव अपने जीवन का सबसे भीषणतम गांव देखा है, जहाँ एक भी झोपड़ी ऐसी नहीं थी जिस पर कोई छत, टाट ही लटके हुए थे। और उनके घर के लोगों से हमने कहा कि आप जाके मिल के आए क्या? लोग बोले नहीं, इस बार गेहूं कट जाएंगे तब देखेंगे पैसा मिलेगा। कितनी दूर? 60-70 किलोमीटर दूर, यानी 10-20-25 रुपए का टिकट लगा करके वहां तक जाकर के उनके जिंदा है कि मर गए हैं, ये इतने पैसे भी उनके पास नहीं। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोग जो जिंदगी को थोड़ा नजदीक से देखते हैं, वो केवल शब्दों पर बढ़ते बंधन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ तो शब्द पर जो बंधन बढ़ाए जा रहे हैं वो शब्द पर नहीं है, शब्द तो एक रूपक है, वो जीवन पर बंधन। क्योंकि जब जर्मनी में जब जीडीआर खत्म हुआ और कैपिटलिज्म रिस्टोर हुआ वहां पर, तो 50% से ज्यादा महिलाओं ने अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तरीका क्या अपनाया? भाई वहां जो महिलाएं थी, समाजवादी जर्मनी के भीतर महिलाओं का श्रम पुरुष के श्रम से ज्यादा कीमती था। हर समाजवादी मुल्क के भीतर महिलाओं का श्रम की ज्यादा कीमत होगी, क्योंकि वो श्रम केवल खुद नहीं कर रही, वो श्रम का पुनरुत्पादन कर रही है, रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर। इसलिए उनको 3 साल तक बच्चे के बड़ा होने तक लीव मिलती थी, उनको प्रमोशन मिलता था,
उनके बच्चों के गर्म खाने का इंतजाम हुआ करता था, क्रैश बनाए हुए थे छोटे बच्चों के लिए, हर चीज, वो सारा लेबर जो था, इन सारी महिलाओं को के श्रम को, उस महंगे श्रम को केवल समाजवादी व्यवस्था ले सकती थी, कैपिटलिज्म नहीं ले सकता था, क्योंकि कैपिटलिज्म के लिए फालतू था। उन्होंने बंद कर दिया ऐसी फैक्ट्रीज को, ऐसी औरतों को काम से निकाल दिया। और उन औरतों ने जिनको काम से बाहर वापस घर की चौहद्दी में, घर के चार दीवारी में भेज दिया गया, उन औरतों ने अपने आप को कैसे एक्सप्रेस किया? कविताएं लिख करके नहीं किया, कहानियां लिख करके नहीं किया। They stopped producing the kids. केवल 5 साल के अंदर वहां की बर्थ रेट में 50% से ज्यादा कमी आई, इतिहास में कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा हमें अपनी आजादी चाहिए, नहीं खर्च करेंगे बच्चे पैदा नहीं। तो कई तरह से एक्सप्रेशन होता है, शब्दों पर या जीवन पर बढ़ते हुए बंधनों का एक्सप्रेशन कई तरह से। ये लोग जो पैदल चले खामोश रह करके लॉकडाउन के दौरान 1000 किलोमीटर तक जा रहे हैं, साइकिलों पर जा रहे हैं। मतलब मैं फिर से याद दिलाता हूं कि मैं इंदौर में रहता हूं, जहां से ये हजारों लोग गुजरे हैं, लाखों लोग गुजरे हैं। और हम लोग जाकर के हाईवे के ऊपर, बाईपास पर कई तरह से जो भी मदद की कोशिश थी वो करने की, वो लोग आंख नहीं मिलाते थे। वो पैर में प्लास्टिक की बोतल चपटी करके बांध के जा रहे हैं, वो आंख नहीं मिलाते थे। वो खुददार लोग थे, वो चोर नहीं थे, गिरहकट नहीं थे, जेबकट नहीं थे। वो मेहनत करके अपना घर परिवार छोड़ करके 1000 मील दूर पड़े हुए थे। उनको जो सरकार ने किया, जो राज्य ने उनके साथ बर्ताव किया, उसके बाद वो अपनी खुददारी अपनी आंखों में बसा करके अकेले में रोते हुए, अंधेरे में रोते हुए अपने अपने घर वापस आए, वो बिना शब्द के। तो जीवन पर इस तरह के जो हमले थे, उनको कुछ लोग हैं जो धूमिल कहते हैं मोचीराम कविता के भीतर, कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो शब्द के आगे अभी भी रहते हैं। तो इनकार से भरी हुई एक चुप और इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक। ये जो लोगों के भीतर उनकी खामोशी थी, उस सब को पढ़ने की जरूरत हम लोगों को, उनको शब्द देने की जरूरत हम लोगों को। और किया, मैं समझता हूं कि जो एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं कि जो ये सोचते हैं कि ये लड़ाई हारी जा चुकी, जो दिल्ली के IIC में बैठ करके, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठ करके और दीगर जगहों पर बैठ करके सोचते हैं कि ये लड़ाई हारी जा चुकी, फासीवाद आ गया है, लोग जो है वो पस्त हो चुके हैं, लड़ने की बहुत कम जगह बची है, वो लोग उन किसानों के आंदोलन का कोई अंदाजा लगा नहीं सकते थे जिस तरह से वो आंदोलन लड़ा गया। तो माफ कीजिए, लोगों ने इस देश के संगठित वामपंथी चिंतकों को और आंदोलनों को भी चौंकाया। उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये किसान इतना लड़ सकते हैं। जो वामपंथी ट्रेड यूनियन का काम करने वाले लोग हैं, संगठनों का काम करने वाले लोग हैं, उन्हें पता होता है कोई हड़ताल कितनी चल सकती है, ये लोग कितना टिक सकते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि अभी गेहूं की कटाई का सीजन आएगा पंजाब में, कैसे टिक पाएंगे ये लोग, नहीं टिक पाएंगे, वापस आएंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी बनी और लोगों ने बनाई। जो लोग आकर के बैठे, वो बैठे, पहले 100 संगठन मिले, फिर 200 मिले, फिर 500 हुए, संगठित रूप से स्ट्रेटेजी बनी। गए, बूढ़े यहाँ आए, जवान वहां गए, उन्होंने काम किया, फिर औरतें यहाँ आई, औरतों ने मोर्चे संभाले। यानी संगठित रूप से लोगों ने वो कर दिखाया जिसकी कि इस 75 साल के इतिहास में, आजादी के इतिहास में हमारे पास कोई और नजीर मौजूद नहीं है। तो इसलिए लोगों के पास में अभी भी चमत्कारों की बहुत सारी कुव्वत है। और उनके भीतर मैं समझता हूं, जब अगर एक 26 जनवरी का वो मौका याद करें जिसको कि टेलीविजन पर किस तरह से दिखाया गया कि एक ट्रैक्टर घूम रहा है और लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये किसान आंदोलन वाले, और बहुत बहुत प्रगतिशील
और जनवादी लोगों ने जो अखबारों में कॉलम लिख रहे थे उन्होंने भी लिखा अब तो ये आंदोलन दिशाहीन हो गया है, ये वो गांधी जी जैसा नेतृत्व इसके पास नहीं है, अनुशासनहीन हो गया है। लेकिन अगले ही दिन से आंदोलन फिर अपनी जगह पर मौजूद है। ये बात सच है कि अगर हम डाल हैं तो जिसे प्रभात पटनायक कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। कैपिटलिज्म पूंजीवाद कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसको कि आप पहले से सब जांच परख करके एक मात्रा हिज्जा देख ले और उस फर्मे में ही आएगा। वो अपना रास्ता अपनी जरूरत के मुताबिक बदल लेता है। तो इसलिए अगर लोगों के दबाव की वजह से ऐसी सरकार को जो किसी को सुनने को तैयार नहीं है उसको भी वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े, तो उन्होंने उन कानूनों से जो उन्हें करना था, यानी आखिरकार तो उनको कानून थोड़ी उनके नाक का सवाल है, आखिरकार तो उनका सवाल है कि देश को बेचना कैसे। उन्होंने पीछे के रास्ते से दूसरे जिन राज्यों में उनकी सरकारें थी उन राज्यों के मार्फत लागू करवा करके उन कानूनों का काफी सारा हिस्सा लागू करवा दिया। लेकिन फिर से लोग उठे वहीं जहां छोड़ी थी वहीं से फिर से कोई चिंगारी निकली। और मैं ये समझता हूं कि शायद बतौर प्रगतिशील लेखक, चाहे हम संगठन में, जैसे रामसागर सिंह जी ने कहा कि 1932 में कौन से कवि थे, सुंदरम जी ने जो कविताएं लिखी थी वो प्रगतिशील लेखक संघ के पहले का प्रगतिशील लेखन गुजराती में नमूदार होता है। मैं तो समझता हूं कि प्रगतिशील लेखन तो चारवाक के समय भी था, वो भी प्रगतिशील था अपने जमाने में। कबीर का लेखन भी प्रगतिशील था। संगठन संगठित रूप से लेखक हो और उनकी ताकत एक कबीर एक चारवाक के बजाय 1000 कबीर 1000 चारवाक की ताकत बने, ये कोशिश हम लोगों ने 1936 में देखी, शुरू की। आज हम लोग यहाँ पर उस तरह से शामिल हैं। लेकिन जो बात अभी स्वाति बहन ने कही कि वो सोचने की गुंजाइश तो जब से मनुष्य के रूप में आया है, वो जो आपके ही शहर के गीतकार और गायक है ना, विनय और चारू, तो विनय ने एक गीत लिखा है कि वो जब 2 हाथ मुक्त हुए काम करने के लिए तब वो सारे चमत्कार पैदा होने शुरू हुए। जब तक 4 पैरों पर हम चल रहे थे तब तक दिमाग को चलने से ही फुर्सत नहीं थी, पेट भरने से फुर्सत नहीं थी। जब ये 2 हाथ मुक्त हुए तब वो दिमाग भी पैदा हुआ, और जब दिमाग हमारा आया तो सोचने का मादा आया, और जब सोचने का मादा आया तो इस दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता मिला। और वो रास्ता मैं नहीं समझता हूँ कि आज वो मौका आ गया है। मैं बहुत सारी चीज़ें कुछ नोट करके लाया था, लेकिन वो मैं कभी अगर उसको लेख के शक्ल में बना पाया तो आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप में से जिसको दिलचस्पी वो पढ़ लेना। लेकिन मोटे तौर पर मैं जो आपके बीच में बात रखना चाहता हूँ वो ये कि चंपारण हुआ, गांधी जी का नेतृत्व था, उसमें दक्षिणपंथी रुख भी था, उसमें प्रगतिशील रुख भी था। आज़ादी आई, आज़ादी में प्रगतिशील तत्व भी थे। आज़ादी में मतलब गौहर रजा एक बात, अभी मैं उनकी बात को कई जगह पर कोट करता हूँ उनके नाम के साथ ही। वो आजकल एक बात कहते हैं, वो सबके सोचने के लिए मसाला भी है, इसलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि देखिए, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, ये 3, और मान लीजिए मौलाना अब्दुल कलाम हो गए या और 10-20 लोग हो गए, यानी उस वक्त जो 300-400 लोगों की संसद वगैरह थी आपकी, या संविधान निर्मात्री सभा थी, तो सबके सब इतने प्रगतिशील विचार के तो नहीं थे जो अम्बेडकर जी का ये बात मान ले कि सबको समान वोट का अधिकार। जो राजे महाराजे थे उनके दिमाग में तो तब भी राजे महाराजे की सामंती प्रवृत्तियां रही होंगी। जो स्त्रियों को कमतर समझते थे वो तब भी दिमाग में तो कमतर समझते रहे होंगे। फिर ऐसा कैसे हुआ कि ये सब जो जितना अच्छा प्रीएम्बल वाला संविधान सबने स्वीकार कर लिया? ऐसा कैसे हो गया?
तो वो गौहर रजा उसका एक कयास लगाते हैं। उनका अंदाजा ये है कि वो सब इन 3-4 को छोड़ करके या 10-20 को छोड़ करके जो प्रोग्रेसिव हो चुके थे, बाकी लोग ये सोच रहे होंगे लिख लो तुम किताब, किताब लिख लो तुम, जैसे लिखना है लिख लो, जो करना है करो। बाकी अमल में तो आएगी तब देखेंगे। तो ऐसे लोग जो मौजूद थे तब भी, इसलिए आज का जो वक्त है जो स्वाति बहन ने कॉलेज में पढ़ाया है और वो जानती है कि अकादमिक अध्ययन कितने फालतू के भी होते हैं कई बार। तो दशकों में विभाजित करके, अरे दशक में कोई अचानक कल से आज आदमी सन बदलेगा तो कोई नया लिखने लगेगा। तो इतिहास के बदलाव जो होते हैं वो बड़ी घटनाओं से होते हैं। अगर आप कहेंगे कि राम जन्मभूमि का बनना या बाबरी मस्जिद का टूटना एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी, उसके पहले का और उसके बाद का भारतीय समाज कैसा हुआ, उसमें एक बात हो सकती है। 2002 का गुजरात, उसके बाद का देश और उसके पहले का देश कैसा हुआ, वो घटना हो सकती है। ठीक वैसे ही मैं समझता हूँ कि 2014 जो आया, जिसमें कि मौजूदा जो प्रधान सेवक आपके शब्दों में जो सत्ता में आए वो, और फिर बाद में 2019, सब गुणात्मक रूप से मैं मानने को तैयार हूँ ये इतिहास के बड़े मोड़ हैं जिनको कि हमें याद रखना चाहिए कि चीज़ें उसके बाद वैसी नहीं रह गई। जैसे ब्रेस्ट ने ये कहा ना कि भेड़ों ने गड़रिये से तंग आकर अपने आप को भेड़िए को सौंप दिया। भेड़ों ने गड़रिये से तंग आकर अपने आप को भेड़िए को सौंप दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग भेड़ों को ये कहते रहे कि तुम गड़रिये की ज्यादती सहते। ये भेड़िए का डर दिखा करके गड़रिये की ज्यादती सहते रहने के लिए लोगों को आप हमेशा के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग लोग होते हैं, भेड़ नहीं होते। इसलिए मैं समझता हूं कि जो 1947 था, जिसमें कि हमने उसमें तमाम तरह के आंदोलन गांधी जी ने नेतृत्व दिया, लेकिन भगत सिंह का भी मूवमेंट था और तमाम तरह की स्कीम्स उसमें शामिल थी, लेकिन वो हुआ कि यहां से अंग्रेज गए। आज हालात जो हैं, इनके भीतर भी उम्मीद की बहुत वजह है। उनसे ज्यादा ताकतवर आज के जालिम भी नहीं। उन जुल्मों के बारे में पढ़ने पर भी हम सहर उठते हैं। आज जो जुल्म है वो बेबस हैं, कई बारीक तरीके के जुल्म हैं। सबसे बड़ा जुल्म तो मैं आपको, एक बाला दुबे नाम के एक लेखक हुआ करते थे, उपन्यासकार, उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने एक उपन्यास लिखा लोहे के धनी। उसमें एक प्रसंग आता है कि सारे इलाके के लठैत जो थे वो एक दिन जाकर के एक तालाब जो सूख जाता था उसकी मेड़ पर इकट्ठे हो जाते थे, स्टेडियम की शक्ल में, जैसे स्टेडियम होता है, और बीच में गुड़ की एक भेली, गुड़ का एक वो रख दिया जाता था टुकड़ा, और उसके इर्द गिर्द हजारों लाठी के टुकड़े रख दिए जाते थे छोटे छोटे, और सब किनारे जम करके बैठ जाते थे। और फिर क्या होता था कि बंदर आते थे, और बंदर को दुनिया में सबसे अच्छा लठैत माना गया। तो ये लाठी चलाने वाले जितने शागिर्द रहते थे, चेले, उनके उस्ताद उनसे कहते थे कि अब गौर से इनके दांव पेचों को देखो और सीखो, बंदरों को देखो, क्योंकि वो गुड़ की एक भेली के लिए आपस में लड़ेंगे। तो ठीक वही स्थिति हम लोगों के बीच में है। रिसोर्सेज को, जिस देश के भीतर मान लीजिए 80% लोग आपके खाना खाने की स्थिति में नहीं है, उस देश में आपने एक तरफ अमीरी का एक ऐसा टापू बना दिया है, एंटीलिया बना दिया है कि वो किसी भी लेवल पर, तो जब तक ये लोग आपस में लड़ेंगे नहीं तब तक वो गुड़ की वेली अपने वालों को दी नहीं जा सकती। इसलिए जो मौका मिलेगा उस मौके से लड़वाया जाएगा। कम्युनलिज्म, कल वीरेन भाई से बात हो रही थी तो
भाई शहरों से गांव में घुस गया है, गांव से घरों में घुस गया है, घरों से अपने भीतर भी घुस गया है। हम लोगों को रोज कोशिश करनी पड़ती है कि हम पर कोई पर्त ना चढ़ जाए, नहीं तो ऐसा लगने लगता है कि चार लोगों की बातें सुनते सुनते हाँ यार थोड़ा तो ये गड़बड़ कर रहा है ऐसा तो नहीं करना चाहिए इनको। लेकिन कम्युनिज्म अकेला नहीं, आप देखिए मणिपुर में कहा 40,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स बैठी हुई है, ऐसे हाथ बांध करके सिक्योरिटी पर्सनल, और लोग आपस में एक दूसरे के घर जला रहे हैं और तोड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं और मार रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। वहां पर क्या कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है? वो एक बाजार की हम लोगों से भी डेलीगेशन मिलने आया था, 75 महिलाएं वहां से आई थी। वो उनका विमेन्स मार्केट लगता है, ट्रेडिशनल मार्केट है। वो बोलती है नगा कुकी सब महिलाएं हम लोग इसी बाजार में सब इकट्ठे बैठ करके सामान बेचा करते, कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आर्म्ड कुकीज के खिलाफ सरकारी तौर पर आर्म सप्लाई कर दिए गए। लोग मैते ही लोग तुम भी मारो। छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम में क्या था? आप सिविल लोगों को आर्म कर रहे हैं, उनको हथियार दे रहे कि आपस में निपट लो, हम खड़े होकर के तमाशा देखेंगे। तो कई तरह के संकट हैं और मैं समझता हूँ यथार्थ हमारा जो है हम लोगों के सामने, जो प्रगतिशील साहित्यकार हैं उन सबके सामने, चाहे वो कविता लिखते हो कहानी लिखते हो, उन सबके सामने इस बात का संकट सबसे बड़ा खुद के सामने है कि इस बहुस्तरीय यथार्थ में से उस यथार्थ को निकालना जो लोगों को निर्णय लेने में आसानी दे, अपनी बात को इस तरह से पहुंचा सके अगर हम लोग, और इस कुहासे के भीतर से ऐसे राजनीतिक, जब आपने कहा कि कोई भी चीज राजनीति से बाहर नहीं होती, और भ्रष्ट की वो संधि है कि सबसे बड़ा निरक्षर वो है जो अपने आप जो ये कहता है कि मैं राजनीति से दूर रहता हूँ, मुझे राजनीति से कोई मतलब, क्योंकि वो ऐसा कह के अपनी आंख पर एक पर्दा डाल लेता है, क्योंकि वो राजनीति है जो उसकी दवा का दाम, उसके आटे का दाम, उसके बच्चे की एजुकेशन का दाम, सब चीजों का दाम तय करती है। इसलिए ज्यादा राजनीतिक बनाने का काम भी साहित्यकारों का है, ज्यादा सही राजनीति समझाने का काम, वो विवेक पहुंचाने का काम भी साहित्यकारों का है। लेकिन उसके पहले का काम ये है अपने विवेक को भी चुस्त दुरुस्त करने का काम। पहले हमारे पास में सही तर्क, सही विवेक का होना जरूरी है, और फिर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा आंदोलन, अगर आप लोगों को याद होगा, जो पुराने साथी हैं, मनीषी भाई बैठे हैं यहाँ पर, जिन लोगों ने आंदोलन उस तरह के किए हैं, और उसमें कैरम के जरिए आप लोगों को इकट्ठा किया करते थे। एक जगह पर कैरम का बोर्ड रख दिया जाता था और लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू कर देते थे, और जब इकट्ठा होना शुरू कर देते थे तो वहां पर राजनीतिक चर्चा चलने लगती थी। वो 10 दिन जब दुनिया हिल उठी, जो जॉन रीड का किताब है, उसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि जो 1860 में जब सर्फडम खत्म हुआ, गुलामी खत्म हुई, तो जो खेत में गुलाम थे वो खेत से निकल करके कीव और दूसरे शहरों की तरफ गए, लेकिन वो शहरों में भी गुलाम बने। लेकिन उस गुलामी में और इस गुलामी में फर्क ये था कि खेतों में वो बिखरे हुए थे, यहाँ वो एक साथ। तो जहां लोगों को इकट्ठे होने की स्पेस हम बढ़ा पाएंगे, वहां पर हम शायद विचार के बीज डालने की कोशिश कर पाएंगे। और इसलिए हमें पब्लिक स्पेसेस को क्लेम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो दिल्ली और गांधी पीस फाउंडेशन हो, चाहे वो यहाँ के पार्क्स हो, चाहे चाय की गुमटियाँ हो। हमें ज्यादा से ज्यादा बोलने की जरूरत है, अपनी बात को कहने की जरूरत है, ज्यादा आर्टिकुलेट होने की जरूरत है। और ये सब काम आप लोग करते होंगे, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने आप को दोहरा रहा हूँ। ये काम है कुछ जिनको कि अगर हम एक संगठन के तौर पर और संगठित रूप से करेंगे तो ये कामों का असर देखने लगेगा। बाकी हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल लेवल पर करते ही। इफ्ता के लोगों ने एक इस तरह की कोशिश की कि मेट्रो में जाकर के वो अलग अलग पात्र बन जाते थे, कोई एक पक्ष की बात करते थे, कोई दूसरे पक्ष की, कोई मोदी के पक्ष में बोल रहा है, कोई मोदी के विरोध में बोल रहा है,
तो बहुत सारे लोग शरीक हो जाते थे और फिर अंत में वो कहीं ना कहीं कन्विंसिंग जगह पर ला करके उस वार्तालाप को लेकर के आते थे। तो ज्यादा एंगेज होने की जरूरत है हमें लोगों के साथ। मैं समझता हूं कि हम लोग बतौर लेखक अपना कार्यभार इसी तरह का कुछ तय कर सकते हैं। बाकी खतरे तो जो इस जमात में शामिल है उनको पानसरे जैसे उठाने पड़ेंगे, दाभोलकर जैसे उठाने पड़ेंगे, कलबुर्गी जैसे उठाने पड़ेंगे, गौरी लंकेश, स्टेन स्वामी, तमाम लोगों की तरह खतरे उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मुक्ति तो ऐसे नहीं मिलेगी कि वो केवल सुविधाजनक तरीके से मिल जाए, उसकी कीमतें तो चुकानी होगी। और मैं समझता हूँ प्रगतिशील लेखक संघ का इतिहास कीमतें चुकाने का इतिहास रहा है। हम अपनी उस तरह की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे। परसाई जी को याद करते हुए, परसाई जी के मौके पर शैलेंद्र जी का भी ये जन्म शताब्दी वर्ष है, उनको याद करते हुए, हबीब तनवीर को उनका भी ये जन्म शताब्दी वर्ष है, इन सबको याद करते हुए, रांगे राघव को उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष है। हम लोग जो अपना सम्मेलन करने जा रहे हैं उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हम एक आम जो रूटीन सम्मेलन होते हैं उनके बजाय कोई अलग जमीन तोड़ने की कोशिश कर पाएंगे और आप सब उसमें शरीक होंगे तो हम सब लोगों के लिए ताकत का काम होगा। शुक्रिया। तिवारी जी का जो भाषण हमारे सामने आख्यान जिसको मैं कहूँगा वो प्रस्तुत हुआ और काफ़ी प्रेरणाप्रद रहा। आशा है कि हम लोग उससे बहुत कुछ चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ऐसा तो पूरे की पूरी बात ज़रूरत की है, लेकिन उसमें से जितना हम ग्रहण कर सकें वो ग्रहण करेंगे और उनको न सिर्फ ग्रहण करेंगे लेकिन व्यवहार में रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ तो अब ये उद्घाटन सत्र यहाँ समाप्त होता है।